एपिसोड 41 शुरू होता है एक डैकरी से जो हेड क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस को पढ़ के सुना रहा था। इसमें लिखा था कि क्राउन प्रिंसेस को डिपोज किया जा रहा है। क्राउन प्रिंसेस को डिपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने लिंजन के साथ जो करा वो मोरली ठीक नहीं है और रॉयल फैमिली के मेंबर्स को तो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अब से क्राउन प्रिंसेस इस महल में नहीं रहेगी। यहाँ शौशंग आती है क्राउन प्रिंसेस से आखिरी बार मिलने के लिए और उसे बताती है कि जब मैं इस महल में एंटर हुई थी तो सिर्फ क्राउन प्रिंसेस ही थी जिसने मुझे ठीक से ट्रीट करा। लेकिन वो बाद में क्राउन प्रिंसेस को ये भी समझाती है कि उसने जो करा वो ठीक नहीं था। हमें लगता है कि क्राउन प्रिंसेस रास्ते से हट गई है तो शायद अब क्राउन प्रिंस की शादी लिंगजन से हो जाएगी। लेकिन लिंगजन ने तो लियांग वूजी से शादी कर ली है। ये आदमी वही है जिसने लियांग शिया को एरो से मारा था। बंदा अच्छा है और लिंगजन के बच्चों को अच्छे से ट्रीट भी करेगा तो अच्छा हुआ जो हुआ। ऐसा अभी लिंगुई और शाओचंग डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ महल में खबर आती है कि शौचुन ने रिबेलियन शुरू कर दिया है। सिटी का गवर्नर पंक वन है। ये वही आदमी है जिसने लॉर्ड चीनान को मरवा दिया था और उसकी वजह से गो सिटी में कोई वक्त पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाया था। और अब तो इसने खुलेआम बता दिया है कि भाई मैं राजा के साथ नहीं हूँ, हम रिबेलियन कर रहे हैं, हम राजा को नहीं मानते। अब एम्पायर लोग भी चुप नहीं बैठने वाले थे। एम्पायर अपने सोल्जर्स को शोषण भिजवाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो लोग पंकवन को पकड़ के यहाँ लेकर आए। अब जाहिर है ये सब करना आसान नहीं होगा क्योंकि पंकवन ने भी अपनी एक आर्मी तैयार रखी है। यानी एम्पायर अपने सोल्जर्स को एक तरह से जंग के लिए भेज रहे हैं। जंग में बहुत सारे नोबल फैमिली के लड़के भी हिस्सा लेना चाहते हैं। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें वॉर का एक्सपीरियंस हो। ऐसे में लिंगुई कहता है कि आर्मी उसे लीड करनी है। एम्पायर नहीं चाहते कि लिंगुई आर्मी को लीड करे और खुद सोचन जाए क्योंकि लिंगुई की अभी शादी होने वाली है। तो एम्पायर नहीं चाहते कि उसे किसी तरह का भी नुकसान हो। लेकिन लिंगुई चाहता है कि वो ही आर्मी को लीड करे क्योंकि पंकवन से वैसे भी लिंगुई को उसकी हो फैमिली की मौत का बदला लेना है। इस बीच यहाँ रूम में शाओशंग एंटर होती है जो दोनों एम्पायर और लिंगुई के लिए स्वीट वाइन लेकर आई थी। इसे एम्प्रेस ने भेजा है। एम्पायर को लग रहा होता है कि शाओशंग एम्पायर की साइड लेगी और लिंगुई को जंग पर जाने से रोक लेगी। लेकिन शाओशंग कहती है कि वो और एम्प्रेस चाहते हैं कि लिंगुई को अगर जंग पर जाना है तो उसे जाने दिया जाए। अब राजा भी क्या करते, वो हाँ बोल देते हैं। सौचन जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी और लिंगुई अपनी आर्मी के साथ मिलिट्री कैंप में जो कि कैपिटल सिटी के अंदर ही है वहां रहने लगा था। यहाँ शाओशंग आती है लिंगुई से मिलने। ये दोनों काफी सारा वक्त साथ गुजारते हैं। लिंगुई शाओशंग को वहीं पर एक लैंड दिखाता है। वो कहता है कि जब मैं जंग जीत कर आऊंगा तो इनाम के तौर पर राजा से ये जगह मांगूंगा। वो जानता है कि शाओशंग को घर बनाने का कितना शौक है, इसलिए वो शाओशंग से कहता है कि इस लैंड पर तुम अपने हिसाब से हमारा घर डिजाइन करना, हम दोनों उसी घर में रहेंगे। शाओशंग को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो लिंगुई को किस भी करती है। अब अगला दिन शुरू हो जाता है। लिंगुई और उसकी पूरी आर्मी महल के एक ग्राउंड में खड़ी थी। ये सब लोग शॉर्टशॉट के लिए निकलेंगे, बस राजा के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ शाओशंग और उसके पेरेंट्स भी खड़े थे। शाओशंग के पापा चंगशी भी इनके साथ ही निकल रहे हैं। वो जंग पर शौचुन नहीं जा रहे लेकिन करीब की ही एक सिटी जिसका नाम टोंग न्यू सिटी है वहां जा रहे हैं। राजा के ऑर्डर से वहां की कंट्री मैजिस्ट्रेट को मिलिट्री के फंड्स को हैंडल करने में मदद चाहिए। लिंगुई अपने घोड़े से उतरकर शाओशंग के पास आता है। ये जंग पे जाने से पहले लिंगुई और शाओशंग की आखिरी मुलाकात थी। शाओशंग ने कल रात को लिंगुई को एक आर्मर गिफ्ट करा था। लिंगुई ने अभी वही आर्मर पहना हुआ है। उस आर्मर के दोनों शोल्डर्स पे चिकन की विंग्स जैसी डिजाइन बनी हुई थी। शाओशंग कहती है कि ये चिकन नहीं मैंडेरिन डक है। मैंडेरिन डक के विंग्स असल में ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन शाओशंग बोल रही है तो लिंगुई कैसे मना कर सकता है। वो बोलता है कि अगर तुम बोल रही हो तो मैंडेरिन डक के विंग्स ही होंगे। अब शाओशंग लिंगुई को इस विंग्स को बनाने के पीछे का मकसद भी बताती है। वो कहती है कि जब तुम मुश्किल में फंस जाओगे तभी ये विंग्स तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे ताकि तुम कुछ भी करके जीत कर यहाँ वापस आ जाओ। शाओशंग एक बार फिर से लिंगुई को याद दिलाती है कि तुम्हें जिंदा वापस आना है। अब टेरेस पर एम्पायर खड़े होते हैं एम्प्रेस चुवान और कंजोट्यू के साथ, जो अनाउंस करके इशारा देते हैं कि अब सारे सोल्जर्स शॉर्टकट के लिए रवाना हो सकते हैं।
और ये भी बोलते हैं कि सभी सोल्जर्स को यहाँ जीत कर जिंदा वापस आना है। लिंग बोई अब सभी सोल्जर्स को लीड करता हुआ महल से बाहर चला जाता है। जाने से पहले वो शाओशंग को अपनी हुओ फैमिली का सील देकर जाता है, जिसका मतलब है कि वो शाओशंग को अपनी फैमिली का मेंबर मानता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाओशंग वापस अपने घर में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ फैमिली की औरतें शाओशंग की शादी की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि लिंग बुई जैसे ही वापस आएगा शाओशंग और इसकी शादी कर दी जाएगी। युवानी और ओल्ड मैडम बहुत सारे हेयर क्लिप शाओशंग के सर पर लगाकर ट्राई करते हैं, लेकिन शाओशंग कहती है कि इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस ने पहले से ही इसकी वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी तैयार कर ली है। यहाँ युवानी को थोड़ा बुरा फील होता है ये देखकर कि शाओशंग अपनी मॉम से ज्यादा एम्प्रेस से क्लोज हो गई है। लेकिन युवानी अगर पहले शाओशंग से इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहती तो आज दोनों का रिश्ता शायद बेहतर होता। एनीवेज घर पे यांग यांग शाओशंग की शादी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट तैयार कर रही होती है, और एक लड़का जिसका नाम मार्किस बैन है वो आकर इसकी मदद करता है। मार्किस बैन शाओ गोंग का अच्छा दोस्त है और इसलिए उसका आना जाना इनके घर में बना रहता है। मार्किस बैन यांग यांग में इंटरेस्टेड भी नजर आ रहा है, इसीलिए चंगसोंग और शाओ गोंग आकर उसे टीज करने लगते हैं कि इतने में कुछ टूट जाता है, जिसे देखकर शाओ गोंग कहता है कि ये बुरा साइन है। शाओ गोंग का अंदाजा सही भी निकलता है, क्योंकि कुछ बुरा तो जरूर हो गया है। महल में राजा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें टोंग न्यू सिटी से डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट की तरफ से खबर मिली है कि कंट्री के मैजिस्ट्रेट और चंगशी यानी शाओशंग के डैड मिलिट्री के 2000 कॉपर कॉइन्स लेकर फरार हो गए हैं और उन्होंने दुश्मन से सौदा कर लिया है। तो अब टोंग न्यू सिटी भी सॉचुन के अंडर में है। उसके बाद चंगशी और कंट्री मैजिस्ट्रेट का कोई अता पता नहीं। बाकी एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज और ऑफिशियल्स राजा पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो चंगशी की पूरी फैमिली को मौत की सजा दे दे। राजा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उनका दिल भी नहीं मान रहा होता है कि चंगशी ने ऐसा कुछ करा होगा, पर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। बस अपने रूम में बैठे हुए सामान को गिरा रहे थे। कंसोर्टिव एम्पायर के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि वो एक राजा है और उन्हें डिसीजन लेना ही चाहिए, लेकिन स्मार्टली। देन एम्पायर डेक्री लिखकर देते हैं जिसमें टेम्पररीली पूरी चंग फैमिली को अरेस्ट किया जा रहा है। ये लोग सिर्फ अरेस्ट करेंगे, मौत की कोई सजा अभी नहीं दी जा रही, तब तक तो नहीं जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता। शाओशंग को अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी शादी तो अब लिंग वुई से होने वाली है और इसीलिए वो लिंग फैमिली की मेंबर हुई। लेकिन शाओशंग फिलहाल महल में होती है और उस तक ये बात पहुंच जाती है कि उसकी फैमिली को गिरफ्तार करने लोग भेजे गए हैं, तो वो भी फौरन से भागने लगती है और अपने घर जाने की कोशिश करती है। जब वो महल के गेट तक पहुंचती है तो उसे युवान मिल जाता है जो अपना कैरेट शाओशंग को दे देता है ताकि शाओशंग जल्दी से अपने घर तक पहुंच पाए। शाओशंग उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे डैड पे भरोसा है, तो युवान कहता है कि जब मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने आया करता था तो चंगशी के साथ भी मैं काफी वक्त गुजारता था, मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो शाओशंग से कहता है कि तुम जाओ, मैं राजा से बात करूंगा। वहां शाओशंग के घर चंग फैमिली मेंशन में पहुंच जाते हैं जनरल जाओ। ये सेंसोरेट वाले ऑफिसर के भाई है। वो जबरदस्ती पूरी चंग फैमिली को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवानी, चंग सोंग, शाओ गोंग, चिंग सोंग सब सामने आकर खड़े हो जाते हैं। युवानी बोलती है कि हमने ऐसा क्या क्राइम करा है जो हमें इस तरह अरेस्ट किया जा रहा है। जनरल जाओ बोलते हैं कि चंगशी ने कंट्री के साथ गद्दारी की है। युवानी कहती है कि ये सब अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अगर जबरदस्ती की तो हम भी लड़ेंगे आखिरी सांस तक। जनरल जाओ तो अपने आदमियों से कहकर एरो शूट करवाने वाले थे और बोलते हैं कि देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इतने में शाओशंग यहाँ आ जाती है और बोलती है कि मैं रुकूंगी। शाओशंग कहती है कि जनरल जाओ इन लोगों पे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, क्योंकि लिंग वुई ने इसके भाई की पिटाई जो करवाई थी सेंसुरेट के बाहर। ये आदमी फिर भी नहीं रुकता और अपने गार्ड से कहकर जबरदस्ती इन पे तीर चलवाने वाला था कि वहां सही वक्त पर युवान आकर बोलता है कि एम्पायर ने एक और डिक्री लिखी है जिसके मुताबिक ये केस हाई कोर्ट हैंडल करेगा। और युवान क्लियर करता है कि हम यहाँ चंग फैमिली को लेकर जा रहे हैं, अरेस्ट नहीं कर। युवान अब इन लोगों से कहता है कि उसको ऑर्डर मिला है, वो भी इन्हें इस तरह से नहीं ले जाना चाहता। युवानी कहती है कि वो इनके साथ कॉपरेट करेगी।
अब पूरी फैमिली युवान के साथ जाने लगती है। यहाँ शाओशंग भी इनके पीछे जाने लगती है, लेकिन युवान रुक कर बोलता है कि एम्पायर ने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि तुम लिंग फैमिली का पार्ट बनने जा रही हो। शाओशंग मानती नहीं, वो अभी भी इन सबके साथ ही जाना चाहती थी। युवानी पीछे मुड़ती है और शाओशंग को जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है कि अभी तो पता भी नहीं है कि चंगशी कहाँ पर है। अगर वो नहीं आया तो हमें सजा हो जाएगी। तुम भी हमारे साथ मारी जाना चाहती हो क्या? वो कहती है कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो चंग फैमिली की तुम आखिरी ब्लड लाइन होगी, तो हमारे खून को आगे बढ़ाना। ये सब कहकर युवानी भी यहाँ से आगे चली जाती है। शाओशांग युवान शांजन से पूछती है कि अगर ये लोग इनोसेंस प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या सजा मिलेगी। युवान बताता है कि इस क्राइम की सजा ये होती है कि सब मेल मेंबर्स के सर को कलम कर दिया जाएगा और फीमेल्स को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। शाओशा का वापस महल जाकर एम्पायर के रूम के बाहर नी बैंड करके बैठ जाती है। उसे एम्पायर से मिलना है और अपनी फैमिली के लिए बात करनी है, बट एम्पायर फिलहाल उसे अंदर नहीं बुला रहे। यहाँ बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है, जिससे शाओशा की तबीयत खराब हो सकती है। यहाँ क्राउन प्रिंस भी आकर नी बैंड करके बैठ जाता है। वो कहता है कि वो भी शाओशा का साथ देगा और फिर एम्प्रेस भी इनके पास आकर खड़ी हो जाती है। ये सब मिलकर राजा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक बार शाओशंग से बात कर ले। अंदर एम्पायर के साथ रूम में कंसोल ट्यूब भी थी जो उन्हें समझाती है कि एक बार वो शाओशंग से मिल ले। एम्पायर बाहर आते हैं और सबको जाकर गर्म सूप पीने को कहते हैं ताकि कोई बीमार न पड़ जाए, और वो शाओशंग को भी अंदर बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाओशंग एम्पायर से बोलती है कि उसके पापा बेगुनाह हैं, वो वैसे भी ऐसा रिस्क क्यों लेंगे। वो बताती है कि मेरे पापा के पास ऑलरेडी मार्किस का टाइटल है, उनकी बेटी यानी मेरी तो शादी भी होने वाली है लिंगबुई से, फिर उन्हें क्या ही जरूरत पड़ेगी ऐसा कुछ करने की। एम्पायर बताते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। उनको एविडेंस चाहिए होता है जो फिलहाल इनकी फैमिली के हक में नहीं है। उनको पता था कि शाओशंग जरूर खुद से कोई स्टेप लेगी, इसलिए वो शाओशंग को चंगचुंग पैलेस से बाहर ना निकलने का ऑर्डर देते हैं। शाओशंग चंगचुंग पैलेस पहुंचकर एम्प्रेस को बताती है कि उसे अपनी फैमिली की बहुत फिक्र हो रही है और वो उनसे मिलना चाहती है। इसलिए एम्प्रेस शाओशंग को अपना एक बैज दे देती है जिसे यूज करके वो जेल में जाकर अपनी फैमिली से मिल पाएगी। शाओशंग जाने से पहले एम्प्रेस से कुछ ज्यादा ही अच्छी से गुड बाय करती है, जिससे लग रहा था वो जरूर कुछ प्लान कर चुकी है। एम्प्रेस शाओशंग के जाने के बाद अपनी मेट को बताती है कि अब शाओशंग वापस नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने उसे अपने बैच के साथ कैपिटल सिटी से बाहर निकलने का पास भी दिया है। वहीं थोड़ी देर के बाद एम्प्रेस का बैच और पास वापस आ जाता है। शाओशंग ने इन दोनों ही चीजों का रेप्लिका वर्जन तैयार कर लिया है और असली वाला बैच और पास वापस भिजवा दिया है ताकि एम्प्रेस का नाम कहीं ना फंसे। वहां जेल में युवान शाओशंग की फैमिली के लोगों का अच्छे से ख्याल रख रहा था। वो उन्हें खाना भी देकर जाता है जो शाओशंग की पूरी फैमिली खा भी लेती है, सिवाय ओल्ड मैडम के। वो फिलहाल भूख हड़ताल के मूड में है। लेकिन ओल्ड मैडम जब सो रही होती है तब युवानी आकर जबरदस्ती यांग यांग की हेल्प से ओल्ड लेडी को पूरा सूप पिला देती है और ओल्ड मैडम से कहती है कि उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस करा है कि वो पूरी फैमिली का ख्याल रखेगी, इसलिए ओल्ड मैडम का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। वहीं शाओशंग जेल में वो बैच दिखाकर एंटर होने की कोशिश करती है। जब वो बैच एक गार्ड को चेक करवाने देती है तो युवान आ जाता है और खुद से बैच को चेक करके बताता है कि ये बिल्कुल ठीक है, शाओशंग को जाने दिया जाए। युवान शाओशंग को अंदर लेकर जाता है और बताता है कि मुझे पता है कि ये बैच नकली है। युवान शाओशंग को फिर भी हेल्प कर रहा है। वो शाओशंग से कहता है कि मुझसे जो हो पाया मैं करूंगा। शाओशंग फाइनली अपनी फैमिली से जाकर मिलती है। सब लोग उसे देखकर खुश होते हैं, उन्हें सुकून मिलता है। शाओशंग बोलती है कि वो यहाँ से जा रही है ताकि अपने पापा चंगशी की इनोसेंस को प्रूव कर पाए और इन्हें आजाद भी करा सके। लेकिन युवानी शाओशंग को कोई भी तरह से अपनी जान को खतरे में डालने से मना करती है, पर शाओशंग कहाँ मानने वाली थी। वही ओल्ड लेडी शाओशंग को बताती है कि उसने कुछ सेविंग्स करके रखी है। वो शाओशंग को उन सेविंग्स की लोकेशन बताती है और कहती है कि वो इन पैसों को यूज करके अपने डैड और अंकल्स को बचा लाए। शाओशंग 10 वहां से रवाना हो जाती है। उसे सिटी के गेट के बाहर एक अंकल मिलते हैं जो उसे टोंग्यू सिटी की खबर देते हैं और बताते हैं कि उस दिन काउंटी मैजिस्ट्रेट कुछ सामान के साथ अपनी पूरी फैमिली और चंगशी के साथ सिटी से बाहर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो आ जाएंगे, लेकिन किसी ने उनके सील को यूज करके गेट खुलवा दिए और सिटी के गेट से शौचुन के जनरल मा रॉन्ग और उसकी आर्मी एंटर की और उन लोगों ने सिटी पर कब्जा कर लिया।
मारोंग ने सिटी के किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब लिंग बुई को दिखाया जाता है जो शौचन से थोड़ा ही दूर था। वो अपनी आर्मियों के साथ था कैंप्स में और ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि शौचन सिटी में एंटर कैसे हुआ जाए। यहाँ रास्ते में बैंडिट्स भी है तो उन्हें उनसे भी संभाल कर रहना होगा। इनका एक आदमी आकर बताता है कि ये लोग अपने साथ जो नोबल फैमिलीज के लड़कों को लाए थे वो खुद ही बैंडिट्स का सफाया करने चले गए हैं। कुछ देर के बाद लिंग बुई के आदमी जंगल में अपनी पोजीशंस लेकर छुप कर खड़े थे। आची बताता है कि हम लोगों ने ये झूठी खबर फैला दी है कि बैंडिट्स के हाथों लिंग बुई की टीम की हार हो गई है और उन बैंडिट्स ने नोबल फैमिली के बच्चों को भी किडनैप कर लिया है। शॉर्चन सिटी को जब इन सब का पता चलता है तो वो खाने का इंतजाम करने के लिए अपने एक जनरल को भेज देते हैं। वो जनरल भी आराम से फूड सप्लाईज लेकर शौचन रवाना हो रहा था, लेकिन उसी वक्त लिंगवुई के आदमी जो छुपे हुए थे उन्होंने इस दुश्मन जनरल जिसका नाम लियांग ई है उसके सारे आदमियों को मार दिया और लियांग ई को पकड़ लिया। अब लियांग ई को बांधकर लिंगवुई के सामने पेश किया जाता है। लियांग ई लिंगवुई से कहता है कि वो बहुत सेल्फिश है जो उसने नोबल घराने के लड़कों को मोहरा बनाकर यूज करा और उन्हें बैंड से पकड़वा दिया। लिंगवुई बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इसी के आर्मियों ने बैंडेज बनकर उन लड़कों को किडनैप करा था। लियांग ई कहता है कि तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है, अपने चिकन आर्मर को ही देखो और तुम ऐसे अपने आप को जनरल बोलते हो। लिंगुई को गुस्सा आ जाता है और वो लियांगी के करीब जाता है और गुस्से से बोलता है ये चिकन नहीं मैंडारिन डक है। इस सीन को देखकर मेरी तरह आफे को भी हंसी आ रही होती है, बट वो कंट्रोल करता है। मतलब शाओशंग ने बोला चिकन नहीं मैंडारिन डक है तो लिंगुई किसी को भी इसे चिकन नहीं बोले देगा। लिंगुई इस आदमी को कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे राज पता चल गए हैं तो मुझे तुम्हें मरवा देना चाहिए। जिस पर यामी बोलता है कि मुझे शौचन सिटी के सारे डिफेंस के बारे में पता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। लिंगबुई अभी सिर्फ लियांगी को अरेस्ट करवा देता है। लिंगबुई बाद में अपने आदमियों को बताता है कि वो लोग अभी शौचन पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सोल्जर्स की जाने जाएं। उनकी फैमिली भी उनके घर लौटने का इंतजार कर रही है तो इसीलिए ये लोग इंतजार करेंगे तब तक जब तक कि शौचन की फूड सप्लाई पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन इतने में कैपिटल सिटी से लिंगवुई के लिए एक मैसेज आता है जिसमें राजा ने उसे ये सब बताने को बोला है जो भी सिचुएशन शाओशांग और इसकी फैमिली के साथ चल रही है। यानी इन शॉर्ट टोंगन्यू सिटी को दुश्मन यानी शौचन के लोगों ने ही कब्जे में ले लिया है। शाओशांग के डैड टोंगन्यू के काउंटी मैजिस्ट्रेट के साथ कॉइन्स लेकर गायब हो गए हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है और उन्हें टोंगन्यू सिटी में एंटर करवाने में मदद भी की है। ये भी लिखा था कि वहाँ कैपिटल सिटी में राजा के सामने ऑफिशियल जाओ ने तमाशा लगाया हुआ है, ये कह कर के शाओशांग सजा से बचने के लिए भाग चुकी है। इससे तो अब और भी क्लियर हो गया है कि शाओशांग के डैड यानी चंगशी ने सच में गुनाह किया है। लिंगुई के पास अब ज्यादा टाइम नहीं था, वो शौचन के खाना खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे अब जल्दी से शौचन को जीतना होगा और शाओशांग एंड उसकी फैमिली को भी बचाना होगा। इसीलिए वो लियांगी को बुलाता है और कहता है कि मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मार दूंगा। लियांगी को लगता है कि वो डिफेंस मैप मांग रहा है, इसीलिए वो बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पंगपन को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वो यहाँ लियांगी से अपने आर्मर की तरफ इशारा करके पूछता है कि बताना जरा चिकन है या मैंडेरिन डक। लियांगी को ऑफ कोर्स अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो बोल देता है कि हाँ भाई ये मैंडेरिन डक ही है ये। लेकिन वो अब लियांगी को छोड़ देता है, बोलता है कि तुम जा सकते हो। समझ नहीं आता कि लिंगुई ने इतनी आसानी से लियांगी को छोड़ कैसे दिया। बाद में पता चलता है कि वो लियांगी की फूड सप्लाईज में छुप कर शौचन सिटी के गेट के अंदर घुस गया है। वहां जाते ही वो स्वॉर्ड लेकर पंगपन के बेडरूम में घुस जाता है और उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख देता है। पंगपन आधी नींद में होता है इसलिए पहले थोड़ा डर जाता है। उसे लगता है कि हुओ चोंग आ गया है इससे बदला लेने के लिए। वो बोलने लगता है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं करा, मैं भी वो सब करना नहीं चाहता था। यहाँ लिंगपुई खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। इतने में वांग लिंग जो कि अब पंगक्वन की वाइफ है वो आ जाती है। पंगक्वन उसे भागने कहता है और वो भी शोर मचाकर सबको आगाह कर देती है कि घर में कोई घुस आया है। लिंगबोई पंगक्वन की गर्दन पे स्वॉर्ड रख के उसे सिटी के गेट तक ले जाता है। लगता है पंगक्वन का घर पास में ही था।
एनीवे सिटी में बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, गेट्स बाहर से ओपन नहीं किए जा सकते। यहाँ पंकवन की आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स थे, जिनमें से कुछ ऊपर तीर चलाने वाले लोग थे और नीचे कुछ स्वॉर्ड्समैन थे। पंकवन लिंगबुई से कहता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हारे डैड और मैं तो एक ही टीम में हैं। लिंगबुई को और हमें भी कुछ समझ नहीं आता। लिंगबुई से कहता है कि पूरी बात बताओ, लेकिन पंकवन ये कह देता है कि लिंगबुई अगर अभी उसे मार देगा तो वो इसे सच्चाई कैसे बताएगा। अब सिचुएशन ऐसी थी कि लिंगबुई पंकवन को मार देगा तो पंकवन की आर्मी इसे मार देंगे और ये दोनों मर जाएंगे। लेकिन इतने में लिंगबुई की आर्मी आती है, जिन्हें आफे और आची लीड कर रहे थे। पंकवन हंसने लग जाता है क्योंकि उसे मौका जो मिल गया था लिंगबुई के लोगों पर अटैक करने का। वो अपनी सोल्जर्स जो ऊपर बैठे आर्चर्स थे उन्हें लिंगबुई के आर्मियों पर अटैक करने का बोलता है। लिंगबुई की आर्मी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, सीढ़ियां लगाकर शॉचुन के गेट्स पर चढ़ाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से उन पर तीर बरसाए जा रहे थे, इसलिए काफी लोग मर भी जाते हैं। वहीं लिंगबुई अपने लोगों को मरने नहीं देना चाहता था। वो वन मैन आर्मी की तरह अंदर मौजूद सारे सोल्जर्स से खुद ही लड़ने लगता है और अपनी जान लगा देता है। फाइनली वो सिटी गेट्स पे लगे मैकेनिज्म को तोड़ देता है, जिससे गेट खुल जाता है और लिंगबुई की आर्मी अंदर आके पंकवन और उसकी आर्मी को ओवरपावर कर देती है। लिंगबुई को सुकून मिलता है ये जानकर कि आची और आफे सेफ हैं। वो पूछता है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, जिस पर आफे कहता है कि आपने जल्दी गेट ओपन कर दिया, इसलिए ज्यादा लोग जख्मी नहीं हुए हैं। अब लिंगबुई अनाउंस करता है कि पंकवन को अभी के अभी कैपिटल सिटी भिजवा दिया जाए ताकि वहां इससे इंटेरोगेशन स्टार्ट की जाए और यहाँ मौजूद पंकवन के जितने भी आदमी हैं उनमें से वो लोग जिन्होंने लिंगबुई के सोल्जर्स को मारा है उन्हें मार दिया जाए और वो लोग जिन्होंने किसी को भी नहीं मारा उन्हें छोड़ दिया जाए। वो अब अपने सोल्जर्स को अनाउंस करके बताता है कि इन्हें अब टोंगन्यू सिटी के लिए निकलना है। रास्ते में आची लिंगबुई को बताता है कि टोंगन्यू सिटी में लाओ बेन पहुंच गया था, उसने मारोंग से सरेंडर करवा लिया है। अगर लाओ बेन याद नहीं आ रहा हो तो लो याओ तो याद होगा ही ना। लोयाओ वही लड़का है जिससे शाओशंग की पहली एंगेजमेंट हुई थी। लाओ बेन लोयाओ का ही भाई है। सीजन 2 जब से शुरू हुआ है तब से उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो चलिए अब आगे तो इनकी बारी आई जाएगी। दैट्स इट गाइस, अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी एपिसोड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम जल्दी वीडियोस को बनाकर अपलोड कर पाते हैं। गुड बाय।